नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जमींदार परिवारों का व्यवहार। भारत की आजादी के बाद लगभग 8-10 वर्षों के भीतर जमींदारी प्रथा का जड़ से अंत हो चुका था। मगर बहुत से गांवों में 80 की शुरुआती दशक तक जमींदारों का वह पुराना रौब-दाब और रुतबा बहुत हद तक कायम था। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के बाद समय और कानून जरूर बदल गया था, परंतु उस समय तक अभी भी ज्यादातर वे लोग जीवित थे जिन्होंने अंग्रेजी गुलाम को देखा था। जमींदारी से होने वाली जमींदारों की आमदनी बंद हो चुकी थी। पढ़े लिखे तथा संपन्न लोगों के प्रति जमींदार परिवारों का व्यवहार भी बदल गया था, परंतु गरीब मजदूरों पर रौब और व्यवहारों में ऐंठन अभी तक उसी रूप में मौजूद थे। खेती की जमीन अभी भी 100 बीघे से ज्यादा बची हुई थी। दबे हुए सस्ते और बेगार मजदूर उपलब्ध थे। खेती होती थी, धन धान्य की कमी नहीं थी, मगर जीवन में वह बात अब नहीं रह गई थी जो कभी जमींदारी के दिनों में हुआ करती थी। पढ़े लिखे लोग को उनके सामने हाथ जोड़ना या खड़े रहना मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि यदि वे उनके दरवाजे पर जाएं तो उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी जाए, बैठने को कहा जाए। चाय पानी पूछे अथवा न पूछे, उनके साथ सामान्य शिष्टाचार निभाया जाए। मगर जिनके संस्कारों में अपने से नीचे वालों को हे समझना, बराबर वालों से प्रतिस्पर्धा रखना और अपने से सिर्फ ऊपर वालों के साथ ही शिष्टाचार दिखाना सिखाया गया हो, वे भला समय अथवा कानून चाहे कितना भी बदल जाए, आम लोगों के साथ शिष्टाचार क्यों दिखाए। इससे तो उनकी प्रतिष्ठा कम होती थी। इसलिए अनपढ़ गरीब मजदूर अथवा उनके जन बनिहारों के अलावा कोई भी सभ्य आदमी उनके दरवाजे की तरफ झांकने से भी कतराता था। बड़े जमींदार रामरथ बाबू 60 वर्ष के हो चुके थे। अपने जमाने में उन्होंने अपनी जिंदगी राजकुमार और राजाओं की तरह जी थी। जब वे पढ़ाई करते थे तब उन्हें तथा उनके भाई बहनों को पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब और एक गुरुजी उनके दरवाजे पर रहा करते थे। वे शिक्षक होते हुए भी उनसे सहमे सहमे डरे डरे से रहते थे कि कहीं उनकी कोई शिक्षा या बात उनके किसी विद्यार्थी को बुरी न लग जाए। उन दिनों गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए आम परिवारों के बच्चों को उनके साथ बैठना खेलना तो दूर, कभी साथ में खड़े होने तक का अवसर भी नहीं था। आम बच्चों से जान पहचान का मतलब उनकी प्रतिष्ठा का कम होना था। अब जब उनके सामने उनके बच्चों को उस सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा था जहां धनी गरीब जन मजदूर ऊंच नीच मध्यम सभी जातियों के बच्चे पढ़ते थे, तो उनके दिल में बड़ा दर्द होता था। उनका बस चलता तो हेडमास्टर से कह के उन सभी जातियों के बच्चों को स्कूल से नाम कटवा कर भगवा देते जो उनकी आंखों को खटकते थे, मगर वे मन महसूस कर जीते थे। उनकी पहली समस्या थी कि स्कूल के बच्चों में उनके नाम का कोई खौफ नहीं था। गाहे बेगाहे कोई भी तेज तर्रार बच्चा उनके पोतों को घुड़की दे देता था या उसके साथ हाथापाई भी कर लेता था। कोई भी बच्चा जमींदारों के बच्चों के साथ सहज महसूस नहीं करता था। इसलिए जमींदार बच्चों का स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। दूसरी समस्या थी कि हेडमास्टर साहब भी किसी बड़े परिवार से थे और शायद जमींदार परिवार का प्रतिस्पर्धी भी। इसलिए वे उनकी कोई बात नहीं सुनते थे और उनके बच्चों को भी स्कूल में किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं जमाने देते थे। क्लास में फर्स्ट सेकंड अथवा थर्ड वही आता था जिसमें सचमुच उसके योग्य प्रतिभा थी। हेडमास्टर साहब मुंह जाति अथवा परिवार देखकर रिजल्ट बनाने के सख्त विरोधी थे। स्कूल परिसर में उनसे बिना आज्ञा लिए सिर्फ स्कूल इंस्पेक्टर ही संभवतः आ सकते थे, वरना बिना उनकी अनुमति गांव के मुखिया जी का प्रवेश भी वर्जित था। कड़क मूछ, रोबीला चेहरा और चेहरे पर तेज। हेडमास्टरी केवल शौक के लिए करते थे, शान से रहते थे, विनम्र बहुत थे, मगर सिर्फ विनम्रों के लिए। रौब दाव अथवा धौंस जमाने वाले लोगों से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। जमींदार साहब ने कई बार प्रयास कर लिया था, मगर चाह कर भी उनकी बदली
नहीं करवा सकते थे। गांव भूमिहीन गरीबों का था। मुश्किल से 4-5 परिवारों की दशा ही ठीक थी, जो अपनी खेती से अपना गुजारा करके 4 पैसा बचा सकते थे। वरना समूचे गांव की दशा लूट लाओ कूट खाओ वाली थी, जो हर रोज कमाते थे और हर रोज खा जाते थे। उनकी मजदूरी ही इतनी कम थी जिससे कि कभी उनके पेट न भरे और पानी की मछली की तरह हमेशा भोजन की तलाश में उधमरत रहे। कपड़े के लिए मजदूर बहुएं मालिक स्त्रियों की टहल एवं खुशामद करती रहे, बदले में बचा खुचा खाना जो कि कभी मिलता नहीं था, अथवा उनके छोड़े हुए कपड़ों के लिए हाथ फैलाती, विनती करती रहे, और यदि कोई फटा पुराना छटा हुआ मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझे। जो साड़ी मलिकाइन के शरीर पर फबती थी, सुंदर लगा करती थी, वही साड़ी मजदूर बहुओं के तन पर ऐसे लगती थी जैसे उसे कोई देख ले तो शायद आंखें गंदी हो जाए, अथवा पास से गुजर जाए तो कपड़े की बात से उसका मन भिन्ना जाए। जो कपड़े मालिक के बच्चों पर प्रसन्नता झलकाते थे, वही कपड़े मजदूर बच्चों के तन पर फटेहाली और विपन्नता दर्शाते थे। कोई भी कपड़ा अथवा आभूषण शरीर पर अच्छा लगे, इसके लिए कपड़े की प्रकृति के अनुसार मन में उसी प्रकृति का भाव तथा अंततः विश्वासों का होना जरूरी होता है। वरना कपड़े और व्यक्तित्व का तालमेल बेताल ही रहता है। एक उच्च शिक्षित और सभ्य व्यक्ति चाहे जितने साधारण कपड़े पहन ले, उसका व्यक्तित्व नहीं छुपता। इसी तरह एक निरक्षर गंवार को थोड़ी देर के लिए चाहे जितने भी महंगे कपड़े पहना दिए जाएं, उसकी असलियत भी नहीं छुप सकती। सिनेमा अथवा नाटक के अभिनेताओं पर यह नियम इसलिए लागू नहीं होते क्योंकि वे जिस चरित्र के लिए कपड़े पहनते हैं, उसी चरित्र के हिसाब से अपने मनोभावों का अभिनय भी करते हैं। आदमी के व्यक्तित्व के साथ उसके कपड़े का बड़ा नजदीकी रिश्ता होता है। यही कारण होता है कि कोई सभ्य आदमी टपोरियों जैसे कपड़े नहीं पहनता और बदले में टपोरी भी कभी सभ्य दिखने वाले कपड़ों को हाथ नहीं लगाता। कारण संभवतः यही था कि मालिकों के बच्चों द्वारा छोड़े हुए कपड़े उनके चाकरों के बच्चों पर कभी नहीं फबते थे। गरीबी रेखा की तरह संपन्नता की कोई तय अथवा परिभाषित रेखा नहीं होती। यह पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी आत्मसंतुष्टि पर निर्भर होती है कि व्यक्ति कहाँ से अपने आप को संपन्न मानना शुरू कर देता है, अथवा कहाँ तक स्वयं को अभावग्रस्त ही मानता रहता है। गांव में जिस परिवार को दोनों शाम भरपेट भोजन और साल में एक बार नए कपड़े मिल जाते थे, वह अपने आप को संपन्न परिवार समझता था। राम गुलाम कई पीढ़ियों से दरबार का हरवाहा था। उसके साथ उसकी पत्नी तथा बेटा राम शकल भी दरबार की सेवा में ही था। वह खुद हरवाही करता था और पत्नी दरबार के घर में अनाज पानी सुखाने, फटकन झटकन तथा मलकाइनों की सेवा टहल करती थी। राम सकल कुदाल से आरी कोना तामता था, जहाँ हल नहीं पहुंच पाता था, साथ ही हरवाही भी सीखता था ताकि पिता के थक जाने पर उनकी जगह वह हरवाहा बन सके। विडंबना ही थी कि परिवार के 3-3 जनों के मेहनत के बाद भी उसके घर की दशा अच्छी नहीं थी। तन पर कभी ढंग का कपड़ा नहीं चढ़ा। जमीन के नाम पर मात्र 10 धूर खतियानी घरारी थी, जिसमें फूस के 2 कमरे का घर था और बची हुई जगह को टाट से घेर कर आंगन बना लिया गया था। दरबार की महिलाएं अपने घर का बचा खुचा खाना अपने बैलों को डलवा देती थी, मगर जन मजदूर अथवा टहलुओं अथवा उनके बच्चों को नहीं देती थी। उनका आशय था कि छोटे लोगों के लिए जमींदारी खाना हमेशा रहस्य ही रहे। उनके मजदूरों को उनके खाने पीने के स्तर तथा स्वाद का कभी पता न चले। वे चाहते थे कि वे लोग केवल वही चबाएं जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। वे अपने जन बनिहारों को अपने जूठन के अधिकारी भी नहीं समझते थे। राम गुलाम को अपना परिवार पालने के लिए हर रोज मिलने वाली बनिहारी ही उसका एकमात्र सहारा था। एक एक साल के अंतराल पर उसके बेटे राम सकल के
3 बच्चे हो गए थे। खर्चा बढ़ गया था। जो बनिहारी मिलती थी खा पीकर बराबर हो जाती थी। कई पीढ़ियों से चली आ रही उसकी गरीबी और अभाव की जिंदगी में रत्ती भर भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए गरीबी में भी खुश रहने का उसने एक तरीका निकाल लिया था। घोर गरीबी में भी वह त्यागी हो गया था। एक गमछा और एक धोती के अलावे कोई कपड़ा नहीं पहनता था। सर्दी के मौसम में देह पर एक फटा हुआ भेड़ीहर कंबल रखता था। गले में तुलसी जी की माला और मस्तक पर 3 पट्टा रामनामी तिलक लगाता था। काम के बाद जो समय बचता था उसमें वह राम नाम का जाप करता था। रात को खाना पीना खाकर महतो के बैलघर में जाकर सो जाता था। बदले में महतो से बिना मांगे ही साग सब्जी और कभी कभार दूध दही पा जाता था। खुश रहता था। 3 लोगों की बनिहारी के बाद भी घोर अभाव की ऐसी जिंदगी सिर्फ राम गुलाम की ही नहीं थी। लगभग समूचे बिहार में खेतिहर मजदूरों की दशा ऐसी ही थी। मजदूरी कम थी मगर इसका एक लाभ भी था कि इससे ज्यादा लोगों को काम मिल रहा था। दोष जमींदारों का भी नहीं था, दोषी परिस्थितियां थी। इसलिए सन 80 के बाद बिहार से खेतिहर मजदूरों का पलायन शुरू हुआ तो किसानों की खेती के लिए जन मजदूर मिलने कम हो गए। दरवाजे पर बैल भैंसों की देखरेख के लिए भी मजदूर मिलने मुश्किल हो गए। जैसे तैसे 4-5 साल चला। उसके बाद खेतों की जोत के लिए बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने लेना शुरू कर दिया। 2-3 साल और जैसे तैसे धड़ पकड़ के खेती का काम चलता रहा। 90 के दशक की शुरुआत में जितनी तेज गति से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ उतनी ही तेजी से खेती पर निर्भर किसानों की खेती प्रभावित होने लगी। पहले मजदूर 6-7 महीने कहीं से भी कमाकर वापस गांव लौट आते थे और अब जो जहां कमाने जाता उनमें से ज्यादातर वहीं बसने लगा। खेती अब लाभ का सौदा नहीं रहा। बड़े किसानों के पास दूसरा उपाय नहीं था। बचत न होते हुए भी खेती करते रहना उनकी मजबूरी थी। छोटे एवं मझोले किसानों के बच्चे खेती की आशा छोड़कर शहर के कारखानों में मजदूर, सुपरवाइजर या सिक्योरिटी कंपनियों में गार्ड की रानी इत्यादि होने लगे। दरबार की खेती भी प्रभावित हुई। उनके जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे थे वे ऊंची शिक्षा के लिए बड़े शहरों में चले गए। जिनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा वे कहाँ जाते। खेतों का बंटवारा हो गया। किसी ने अपने हिस्से के खेतों को खाली करवा के वहां ईंट की चिमनी खड़ी करवा ली और ईंट भट्टे का मालिक हो गए। किसी ने अपना खेत हुंडा बटैया दे दिया और खुद बाजार में कोई दुकान कर ली। किसी ने ट्रैक्टर थ्रेसर निकलवाकर गांव का खेत जोतना, चिमनी से ईंट ढोना, शहर से सामान ढोने, टैक्सी इत्यादि का काम कर लिया। नई पीढ़ी में जमींदारी का वह रौब नहीं था। जो बच गए वो आज समाज में घुल मिल कर जी ले और पंचायत की राजनीति करने लगे। दरबार की खेती बंद होने से राम गुलाम बेरोजगार हो गया। उम्र भी हो चुकी थी। अब वह घर पर ही रहने लगा। खाली बैठा राम गुलाम पहले बीमार पड़ा और इलाज के बिना राम राम करते करते एक दिन राम जी को प्यारा हो गया। साल भर के भीतर उसकी पत्नी भी उसी के पीछे पीछे चली गई। राम सकल को भट्टे पर काम मिल गया। उसने ईंट भट्टे पर काम करना शुरू कर दिया। स्कूल के नए हेडमास्टर साहब ने समूचे गांव के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने का आदेशात्मक निर्देश दिया था। उसके फायदे बताए थे। राम सकल को हेडमास्टर साहब की बात समझ में आ गई थी। उसके 3 बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। भट्टे की दिहाड़ी से उसका खर्चा चल नहीं रहा था। पत्नी को भट्टे में काम पर लगाना नहीं चाहता था क्योंकि एक तो वहां कोई महिला मजदूर काम नहीं करती थी और दूसरा ज्यादातर छड़े छवाड़े मजदूर ही वहां पर काम करते थे। उसकी सुरक्षा का सवाल था। बच्चे छोटे थे तो घर संभालना भी जरूरी था। इसलिए पत्नी ने 2 भैंस पोसिया ले लिया। भैंसों से होने वाली आधी आमदनी भैंस के मालिक को जाना तय था, मगर 2 भैंस पालने का मतलब था एक भैंस की आमदनी का मालिक होना।
भैंसों से कुछ आमदनी होने लगी। उधर राम सकल ने राजमिस्त्री जान मोहम्मद ठेकेदार से बात की, जो बराबर भट्टे पर जाता रहता था, और उसका हेल्पर बनकर उसके साथ 100 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने लगा। 9 घंटे में 2 बार चाय, दोपहर का भोजन और आधा घंटा आराम। राम सकल को लगा जैसे उसे कोई सरकारी नौकरी मिल गई हो, जहां काम का समय, मजदूरी और अलग से मिलने वाली सुविधा की किसी से कोई चिरौरी नहीं, सब कुछ तय था। अब वह अपनी कमाई का एक अनुमान लगा सकता था कि वह महीने में कितना कमा सकता है। धर्म महतो उसी गांव का एक मंझोला किसान था। किसानों की खेती बंद हुई तो धर्म महतो का खेत भी मजदूरों के अभाव में पड़ती रहने लगा। उसके बच्चे पहले से ही शहर में पढ़ते थे और वहीं से पढ़ते पढ़ते गुजरात के सूरत शहर में जाकर कपड़ा मिलों में नौकरी करने लगे। मन लग गया तो जगह खरीद कर वहीं बस गए थे। सामान्य आदमी के लिए नई जगह पर जमीन लेकर नया मकान बनाना आसान काम नहीं होता। मकान बन जाने के बाद भी घर जुटाने तथा पूरी गृहस्थी बसाने में उसके जीवन भर की कमाई लग जाती है। धर्म महतो के तीनों बेटे राम, बलराम, घनश्याम अलग अलग शहरों में अपनी अपनी गृहस्थी बसाने में 20-20 साल के लिए बैंकों के कर्जदार हो गए थे। गांव में लोग समझते थे कि महतो के 3-3 बेटे शहर में कमाते हैं, इसे पैसों की क्या कमी है, यह तो राजा है। मगर महतो को जो कमी थी वह किसी से कह भी नहीं सकता था। थोड़ा सा खेत साग सब्जी के लिए रखकर बाकी बटाई पर दे दिया था। उससे साल में उसे खाने के बराबर भी नहीं मिलता था। ईंट के पाए और खपड़े का घर था। उसकी मरम्मत, बर बीमारी, रिश्ते नाते, न्योता पिहानी, हर चीज के लिए पैसे चाहिए, जो तीनों बच्चे मिलकर भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। दशा अंदर से जितनी खराब थी, बाहर उससे भी ज्यादा दिखती थी। मगर राम, बलराम या घनश्याम, तीनों में से किसी को कोई मतलब नहीं था। महतो ने अपना खून सुखाकर, कंजूसी कर कर बड़ी आशा से बच्चों को पढ़ाया था। क्या क्या सपने भी देखे थे। जब तीनों बच्चे कमाने लगेंगे तो गांव में सबसे बड़ा, सबसे सुंदर पक्का 3 मंजिला मकान मेरा होगा। बाजार पर जमीन खरीद के वहां एक बड़ा सा 3 मंजिला मार्केट बनवाऊंगा, जहां एक भाई के हिस्से में कम से कम 20 दुकानें होंगी। एक ऑफिस अलग से रहेगा जिसमें मैं बैठूंगा। एक मैनेजर रहेगा जो पूरी मार्केट की देखभाल और व्यवस्था देखेगा। बच्चे कभी अपने बच्चों के साथ गांव आएंगे तो उन्हें उनके शहर से ज्यादा सुविधा यहाँ देखकर गर्व महसूस होगा। धर्म महतो अपने समय के मैट्रिक पास तथा व्यवहारिक आदमी थे। वे स्वप्रदर्शी बिल्कुल नहीं थे। उनके बच्चे यदि उनकी बातों में होते तो वह सब कुछ आसानी से संभव था जो वे सोचते थे। गांव में प्रखंड मुख्यालय हो गया था और बड़ी तेजी से वह गांव टाउन में बदल रहा था। जितने पैसे वहां लगाते, उनसे तुरंत ही एक अच्छी आमदनी शुरू हो जाती। बच्चे चाहते तो गांव आकर व्यवसाय कर लेते या शहर में भी रहते तो उनके लगाए हुए पैसे उन्हें वापस मिलने शुरू हो जाते। मगर नहीं, व्यक्ति जहां रहता है उसे सारी संभावना, सारी भविष्य वहीं पर दिखाई देता है और वह वहीं से आगे बढ़ने का लिए संघर्ष में जुट जाता है। महतो की सारी योजना, सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। व्यक्ति को अपनी कमाई का निवेश वहां करना चाहिए जहां अपने जमा पूंजी अथवा निवेश को भविष्य में अपनी योजना के मुताबिक जब चाहे जैसे जहां उपयोग कर सके। बच्चों पर किया गया निवेश वास्तव में निवेश नहीं होता, वह उसके लालन पालन और शिक्षा का कर्तव्य मात्र होता है। इसलिए उसे निवेश मानकर उसे आधार पर कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब तक चलना सीखता है तब तक तो उसे कीचड़, पानी, गड्ढे ठोकर हर चीज से बचाने की जिम्मेवारी उसके पालनकर्ता की होती है। मगर जब वह अपने पैरों पर दौड़ना सीख लेता है तो उसे अपने हिसाब से चलने की छूट देना भी अभिभावक का कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि अब वह एक विवेकशील मनुष्य है।
कोई पालतू नहीं जिसके गले में रस्सी डालकर जहां मर्जी घुमाया जा सके, या यदि अपनी इच्छा से वह कहीं जाना चाहे तो जाने से उसे जबरन रोका जा सके। महतो जी गंभीर व्यक्ति थे। वे जानते थे, रही न निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। वरना पहले तो लोग सिर्फ दूर से इतराते थे, अब इतने बड़े हमदर्द बन जाएंगे कि सुबह शाम जब न तब हमदर्दी का जोड़ दे देकर जीना दूभर कर देंगे। वैसे महतो के कुछ सातिर किस्म के हितैषियों को उनकी इस पीड़ा का अनुमान था, जिस पर नमक छिड़कने के लिए वे कोई न कोई ऐसी बात लाड़ते रहते थे जिससे महतो की दुखती रब दबे और वो सब कुछ उन्हें बता दे। झिंगन ठाकुर हमेशा महतो के दरवाजे पर उठता बैठता था। उसने अपने भाइयों से बेईमानी करके अपना 2 तल्ला मकान पीट लिया था। जब न तब महतो को भी कुरेदता रहता था, महतो चच्चा ये घरवा काहे नहीं बनवा लेते हैं। महतो अनसुनी करके चुप रह जाते। सच पूछिए तो अब इस जड़ी से तोड़ के बनाने वाला हो गया है, इसमें मरम्मत का पैसा बेकार जाएगा। बनवा तो देंगे, इसमें रहने कौन आएगा। हाँ, बात तो आपके ठीके है, मगर देखने में अच्छा नहीं लागत। इतना बड़ा आपका नाम है, 3 लड़का कमा रहा है, थोड़ा थोड़ा भी लगा दे तो 3 साल में तैयार हो जाएगा। महतो 50 बार अलग अलग मुंह से इन सुझावों को सुन चुके थे। बात बहुत हद तक सही भी थी, मगर कोई भी सुझाव तभी अच्छा लगता है जब उसे कार्य रूप देने की कोई संभावना हो। उन्हीं सुझावों को जब कार्य रूप देना संभव नहीं रह जाता तो बुरा लगता है। महतो अक्सर चुप्पी से ही इन प्रश्नों का जवाब देते तो थोड़ी देर में झिंगन झेप मिटाता हुआ उठता और चला जाता। गांव के सबसे सीधे माने जाने वाले लोग भी अक्सर महतो के इस संबंध में कुछ न कुछ उगलवाने का प्रयत्न करते रहते थे, मगर धर्म महतो सभी की चालाकियों को विफल करके यही जाहिर करते थे कि उनके बच्चे किसी बड़े उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, जो इस गांव में घर बनाने से कई 100 गुना ज्यादा जरूरी है। उस दिन झिंगन ठाकुर चला गया तो दाता राम आकर बैठ गया। राम राम चच्चा। राम राम दत्ता। कहने तो नहीं चाहिए चच्चा, हम तो मूर्ख आदमी है, मगर ई घरवा आपको बनवा लेना चाहिए। भगवान की दया से आप खाली आलस उड़े हुए हैं, नहीं तो आपको क्या कमी है। देख दाता राम, हमारी तुम्हारी सोच इस गांव की सीमा के भीतर है, मगर उनकी सोच हमारी तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। उन्होंने दुनिया देखी है, पूरा देश घुमा है। यदि मैं गांव में घर बनाना चाहूं तो अगले महीने से शुरू कर दूं, मगर मैं ही मना करता हूं, वे तो आज्ञाकारी हैं। मैं जो कह दूंगा वे करेंगे। तो एक बार कहिए न चचा, जरूरत तो है ही, मगर यह भी तो सोचो, इस गांव में चाहे कोई कितने भी पैसे कमा ले, उठने बैठने के लिए क्या उस स्तर के लोग यहाँ मिल जाएंगे जिनके साथ उनका उठना बैठना है। स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, फ्लाइट, मेट्रो, शॉपिंग क्लब, सड़कें, टैक्सी और मेट्रोपॉलिटन शहर की वे सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाएंगी जो वहाँ सहज ही उपलब्ध है। वहाँ के 100 वर्ग गज मकान की बराबरी भी क्या यहाँ के बीघे में बनी हुई कोठी कर सकती है? कभी नहीं। हाँ, ये बात तो आप सही कहते हैं। अपना गांव अब साबिक पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ जलने वाला और टांग खींचने वाला लोग बहुत हो गया है। महतो को इस तरह के संवादों सुझावों की आदत पड़ चुकी थी। हर बार उनकी इन बातों से उनके छद्म हितैषी कुछ दिनों के लिए चुप हो जाते थे, मगर यह भी एक मानी हुई सच्चाई है कि क्षुद्रता और मूर्खता न तो कभी पराजित होती है, न ही कभी शर्मिंदा। इसलिए महतो के छद्म हितैषी किसी न किसी बहाने फिर सक्रिय हो जाते थे। महतो अपने तर्कों से उन्हें फिर बौना बना देते और 8-10 दिनों बाद वे पुनः सक्रिय हो जाते थे। भारतीय ग्रामीण जिंदगी की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसका सिलसिला कभी थमता नहीं, हमेशा जारी रहता है।
10 साल का समय निकल गया था। राम सकल के तीनों बच्चे जैसे तैसे मैट्रिक पास कर गए, मगर वे आगे नहीं पढ़ना चाहते थे। गरीबी और अभाव की जिंदगी से उब गए थे। खाली पेट विवस्था में संभवतः भजन तो हो सकता है, मगर निरुद्देश्य पढ़ाई जारी नहीं रह सकती। इसलिए वे शहरों में जाकर ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। साल भर दिल्ली रहे, हेल्परी की। गंदी बदबूदार बस्तियों में बेढंगे डरावने लोगों से बच के रहना, काम पर आने जाने के लिए 4-4 घंटे बसों में धक्के खाना, और खर्चे अलग। हिसाब लगाया तो अगले 20 वर्षों तक भी यदि ऐसे करते रहे तो भी कोई भविष्य में कोई लाभ नहीं। गांव लौट आए। राम सकल ने तीनों बेटों को समझाया, शहर में गांव के मुकाबले मजदूरी भले ही थोड़ी ज्यादा है, मगर उसी हिसाब के खर्चे भी ज्यादा हैं, जरूरतें भी ज्यादा हैं, और मन भी उसी हिसाब से बढ़ता है। जिसमें दूसरों के अनुभवों से सीखने की क्षमता होती है, उसका अपना बहुत कीमती समय कुछ करने के लिए बच जाता है। गांव के अन्य लोगों का उदाहरण पर खूब विचार किया। फलाना 10 सालों से दिल्ली पंजाब कमा रहा है, पक्की नौकरी है नहीं, 6 महीने कमा कर आता है तो 3 महीने यहाँ बैठकर खा जाता है। फलाना बाल बच्चा सब दिल्ली ले गया, घर में ताला जड़ा है, 2-2 साल पर आता है, न वहाँ बचत न यहाँ घर। फलाना 5 साल दिल्ली में रहकर बिगड़ गया, अब लाट बनकर दिन भर इधर उधर घूमता है, कुछ नहीं करता। कोई वहां से लौट आया, यहाँ किराना की दुकान करके खुश है, कोई वहां गार्ड है। बच्चे को यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं, बच्चे यहाँ खुला मनमानी करते हैं। चिल्लाने के पास शहर में सब कुछ ठीक है। गांव में माँ बाप को कोई पानी पूछने वाला नहीं, इसलिए गांव में ही मन लगाओ। जान मोहम्मद ठेकेदार से सीखो, वह भी कई सालों तक दिल्ली की फैक्ट्री में सिलाई करता रहा। 12 वर्षों तक कुछ न हुआ, खा पी कर सब बराबर होता रहा, तो वापस गांव आ गया। 5 साल यहाँ काम सीखा, ठेकेदार हो गया, अब अच्छा पैसा कमा रहा है। गांव में जमीन लेकर घर भी बना रहा है। अंततः राम सकल के तीनों बेटों ने काम सीखकर गांव में ही अपना रोजगार जमाने का निर्णय लिया। उसका बड़ा और छोटे 2 बेटे उसी के साथ हेल्परी करके राजमिस्त्री का काम सीखने लगे। दूसरा मोहम्मद इस्माइल के गैरेज में हेल्पर होकर बाइक रिपेयरिंग का काज सीखने लगा। अब 4 तरफ से 4 आमदनियां एक जगह जमा होने लगी, तो बचत वाली गठरी मोटी होने लगी। आमतौर पर नवयुवक जब मोटर ड्राइविंग या मरम्मत लाइन में जाता है, तो वह गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, शराब, गंदी गालियां, भद्दे मजाक और फिजूल खर्ची सीख जाता है। मगर ये सारी बुराइयां सिर्फ उन्हें लगती है जिसके जीवन में खाने कमाने के सिवा कोई उद्देश्य नहीं होता। इन तीनों भाइयों का एक उद्देश्य था, घर बनाने के लिए 10 धूर से ज्यादा जगह नहीं थी, और उसके घर से सटे भोमलसी का चरकठवा खेत बिकाऊ था, जिसका कोई ग्राहक मिल नहीं रहा था। उसी के चलते 2 साल से भोमलसी के लड़की की शादी भी रुकी हुई थी। चारों बेटे पूते मिलकर 1000 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी कमा रहे थे। कुछ भैंस से आमदनी थी, 200 रुपये खर्चा काटकर 800 रुपये प्रतिदिन की बचत हो रही थी। साल में 300 दिन से ज्यादा काम भी मिल रहा था। साल भर के भीतर ही करीब 2.5 लाख रुपए जमा हो गए। 1.25 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से राम सकल ने 4 कट्ठे जमीन का सौदा तय कर लिया। बोमल सिंह ने आधे रुपए जमा करा के रजिस्ट्री कर दी, और बाकी रुपए साल भर के भीतर देने तथा समय पर रुपए न देने की स्थिति में 2 रुपए सैकड़े ब्याज भरने की लिखा पढ़ी हो गई। भोमल सिंह लड़की के लिए रिश्ता देखने लगे। लड़के का पता करने, देखा देखी, आने जाने, लेन देन और लग्न तय करने में लगभग इतना समय तो लग ही जाता है। तब तक बाकी रुपए भी आ ही जाएंगे। राम सकल का काम अच्छा चल रहा था। साल भर के भीतर ही बाकी रुपए चुका दिए। तब तक उसके तीनों बेटे अपने अपने काम सीख चुके थे।
आमदनी अब लगभग 2 गुनी बढ़ गई थी और उधर 2 भैंस भी अपनी हो चुकी थी। अब उस जगह पर सबसे पहले मकान बनाने का काम जरूरी था। इतने दिनों तक काम करने के बाद राम सकल की ईंट, छड़, सीमेंट, रेत, बालू आलू से अच्छी जान पहचान हो गई थी। बाजार से कम दर पर 6 महीने तक बिना तगादे की शर्तों पर सारा सामान गिरवा लिया। मिस्त्री और लेबर घर में ही थे। पछियारी गांव के वकील साहब के घर का नक्शा कलकत्ता के किसी बड़े आर्किटेक्चर कंपनी से बनकर आया था। हूबहू बनाने के लिए उतना बजट नहीं था, मगर आधारभूत नकल तो की ही जा सकती थी, जो कर ली। थोड़े थोड़ा हर साल करते करते 6 साल में 6 कमरों का देखने लायक मकान बन गया। सही जगह पर सही नाप के दरवाजे, खिड़कियां और कमरों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का सही अनुपात ही वह असली इंजीनियरिंग है, जो मकान की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। सजावट और बाहरी अतिरिक्त सजावटी डिजाइन के बिना आर्किटेक्चर के नक्शे पर जब सादा मकान बनकर तैयार हुआ तो बिना प्लास्टर हुए भी वकील साहब के मकान से भी ज्यादा खुलने लगा। शहर में शिफ्ट हो चुके पढ़े लिखे लोग भी जब गांव आते तो उसका मकान देखने जाते, देखकर दंग होते, ऊपर से प्रशंसा करते और मन ही मन अचरज करते कि इन अनपढ़ मजदूरों को इतनी अक्ल कहां से आ गई। स्वयं को कोसते और अपने प्रस्तावित मकान का बजट बढ़ाकर इससे अच्छा बनाने की योजना बनाकर वहां से वापस आते, जो वास्तव में कभी शुरू ही नहीं होती। देखते देखते 10 साल और गुजरे तो राम सकल के दोनों बेटे ठेकेदार बन चुके थे। आमदनी बढ़ चुकी थी। पढ़ी लिखी 3 बहुएं घर में आ चुकी थी, मगर उद्देश्य स्थिर था। लक्ष्य अभी भी एक था। बहुएं अपना खर्च स्वयं निकाल रही थी। पहली गांव के बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ाने लगी, दूसरी शिक्षा मित्र हो गई, तीसरी आंगनबाड़ी से जुड़ गई। बाजार की वह जमीन जिस पर महतो की नजर थी, राम सकल के नाम हो गई। अब उस पर आरजी मार्केट, राम गुलाम मार्केट की योजना बन रही थी। समय के साथ तरक्की सभी की जारी थी। दरबार के कई बच्चे विदेशों में सेट हो चुके थे, बाकी यहाँ पर अपने अपने धंधे में लगे हुए थे। महतो जैसे लोग पहले गांव के मंझोले किसान थे, अब उनके बच्चे शहर में मकान और कार खरीद कर वहां के मध्यम वर्ग बन चुके थे। गांव में महतो का भी 2 तल्ला घर बन चुका था, जहां कोई रहता नहीं था, ताला जड़ा था। महतो जी ने भी अपना मन शहर में ही लगा लिया था। मगर सबसे ज्यादा तरक्की यदि हो रही थी या हुई थी तो राम सकल और उसके जैसे कुछ अन्य लोगों की, जो कभी विवश बेगारी मजदूर थे। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद भी जो भरपेट भोजन और शरीर पर कपड़े नहीं जुटा पाते थे, अब सुखी और समृद्ध जीवन का आनंद ले रहे थे। उनकी जिंदगी को किसी आदमी ने नहीं बदला था, ईश्वर ने भी नहीं बदला था। इस बदलाव में देश और समाज की सामूहिक तरक्की थी, सामूहिक बदलाव था। सरकारी नीतियां थी, नीतियों से अवसर, अवसर से रोजगार, रोजगार से आय, आय से नया निर्माण और नए निर्माण से पुनः पैदा हो रहे नए अवसर थे, जो जान मोहम्मद और राम सकल को मिले और सतत मिलते रहे। इन सब के ऊपर इन सबसे महत्वपूर्ण एक बात थी, और वह था राम सकल के पारिवारिक समन्वय का सामूहिक धैर्य, स्थिर लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति का निरंतर प्रयास और सही अंक गणित, दिहाड़ी का अर्थ शास्त्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।